चलिए जी, तो आज हम रीडिंग ए के बारे में स्पेशली बात करेंगे कि रीडिंग ए जो पेपर है, आप लोग जो अटेम्प्ट करना है वो कैसे उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उससे पहले जो लास्ट डे में मैंने असाइनमेंट दी थी, मैं उसको थोड़ा सा आपके साथ रिवाइज करूँगा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और टेंसेस हैं और स्पेशली एक्टिवाइज पैसिवाइज और सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस, इनके बारे में पता होना चाहिए, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट जवाब देना चाहे तो वो मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको सोल्यूशन इसका बताऊंगा। जैसे ये लिखा हुआ है, मिस स्टाइलस बिकेम अनवेल ऑन 23 अगस्त। ये एक लेटर है जो किसी स्टूडेंट ने लेटर लिखा था, उसी के जो सेंटेंसेस है ना, वो मैंने बाइफरकेट किए, सेपरेट करके लिखे हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको एक चीज़ सीखनी है कि सिंपल जो पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, और एक्टिवाइज और पैसिवाइज में क्या डिफरेंस होता है। सो जो पहला सेंटेंस है, मिस्टर स्टाइलिस बिकेम अनवेल, आप अपने पास इसका जवाब बेशक लिख के रख लें, मैं अभी इसका आंसर आपको बता दूंगा। बिकेम अनवेल ऑन 23 अगस्त while visiting her sister in ग्रीन वैली। तो ये देखना ये था कि ये जो सेंटेंस लिखा है, ये पास्ट में लिखा है, फ्यूचर में लिखा है, ये प्रेजेंट में लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, अ नर्स होम विजिट हैज बीन अरेंज्ड, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट में लिखा है, पास्ट में लिखा है, फ्यूचर में लिखा है और एक्टिवाइज भी लिखा है कि पैसिवाइज भी लिखा है, ठीक है। ये असाइनमेंट की आपकी जो मैंने आपको बताई थी। सो माय मैसेज इज हियर पास्ट, ठीक है, कुछ लोग जवाब देना चाह रहे हैं, दैट्स इट। तो लास्ट में जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है, शी वाज एडमिटेड टू ग्रीन वैली हॉस्पिटल विद फीवर, प्यूरिटिक चेस्ट पेन, टैकीकार्डिया एंड जनरल मलेरिया। अब आप लोगों को लेटर अगर मैं भेजूंगा, आप लोगों ने उसकी इसी तरह बाइफरकेशन करनी जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल है और एक्टिवाइज में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि जो लेटर लिखे हुए हैं वो सेंटेंसेस एक्टिवाइज में है कि पैसिवाइज में, क्योंकि जब आपको ये डिफरेंशिएट करना आता होगा तभी आप ये लेटर सेंटेंस लिख भी सकते हैं। जैसे इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि पेशेंट का नाम उन्होंने पहले लिखा है, मिस्टर स्टाइलिस बिकेम, तो नाउन पहले आ गया ना, तो इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। और एक्टिवाइज में लिखा हुआ है। जो सेकंड सेंटेंस है, अ नर्स होम विजिट हैज बीन अरेंज, ये पास्ट सिंपल है बट ये पैसिवाइज में लिखा हुआ है, नहीं सॉरी, ये प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। ये प्रेजेंट सिंपल है, ये रिलेटिव मिस्टेक है, दैट्स इट। सो ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है ये और प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है सर? हाँ हैज बीन, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, बीइंग है। वेल डन, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड, ऐसे स्टूडेंट चाहिए हमें जो। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल सेंटेंस है और ये पैसिवाइज में लिखा है। ये पैसिवाइज क्यों है? क्योंकि जो होम विजिट है, जो नर्स होम विजिट है, वो काम हुआ है, ठीक है। हमने उसे उसको हम पहले ले आए, और हैज बीन जो है अरेंज्ड, जो पैसिवाइज की रिक्वायरमेंट है, जो हमने सेकंड फॉर्म में लिखना होता है बीन, तो वो अरेंज्ड हमने बाद में लिख दिया। तो इस तरह आपने क्या करना है कि जो लेटर्स आपको भेजे जाएंगे आपने लिखना है। ये इसलिए आपको असाइनमेंट में बता रहा हूँ क्योंकि ओईटी के अंदर जो है ना, जो आप लेटर जब लिखते हैं ना, वो ज्यादा फोकस ये करते हैं कि आप जो काम हो रहा है आप उस पे ज्यादा फोकस करें। जब आपकी लेटर्स के अंदर ये आइडेंटिफिकेशन करना आपको आ जाए कि आप, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो कल को जब आप अपने केस नोट्स लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, मुश्किल आपको नहीं होगी। इसी तरह नीचे आ जाते हैं, तो भी शी वाज एडमिटेड टू ग्रीन वैली, ये भी पास्ट सिंपल और एक्टिवाइज पे, ठीक है। तो नेक्स्ट ही सेंटेंस है, थ्रॉट स्वैब इन्वेस्टिगेशन कंफर्म वायरल इन्फ्लुएंजा टाइप बी एट एन echocardiogram रिवेल पेरिकार्डिटिस, और आईवी लाइन, आईवी सेलाइन एंड ibuprofen was
commenced, ठीक है। और शी विल बी डिस्चार्ज होम ऑन 25 अगस्त। सारे वही केस नोट्स हैं जो मैंने किसी के लेटर से उठाए हुए हैं। आपको सिखाने के लिए अभी इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि आप लोगों ने भी वैसे ही करना है कि अगर आपको मैं कोई लेटर एक भेजता हूँ तो आपने उसका एक पैराग्राफ लेना है, कोई एक पैराग्राफ चूज कर लें, उसके सेंटेंसेस को सेपरेट लिखें और नीचे बताएं कि ये एक्टिवाइज है, पैसिवाइज है, इस प्रेजेंट है। जिस तरह सिस्टर ने इसको आइडेंटिफाई किया कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसी तरह आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्योंकि ओईटी के अंदर जैसे मैंने आपको पिछली प्रेजेंटेशन में बताया था कि 3 किस्म की हालतें होती है, ठीक है। आपने या तो प्रेजेंट में कुछ लिखना है, या आपने पास्ट सिंपल में लिखना है, या आपने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है, ठीक है। तो पास्ट में कोई चीज चल रही थी और वो अभी तक चीज चल रही है, ठीक है। इन 3 हालतों को आपने समझना है, ठीक है। और जो आपको असाइनमेंट दी जाए स्पेशली उसके साथ आपने इनको सेपरेट करना है। इससे एक तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, आप खुद से भी टेंसेस को रिवाइज कर लोगे थोड़ा सा, स्पेशली पैसिवाइज को रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और उसको लिखने को करना। तो शी विल बी डिस्चार्ज होम ऑन 25 अगस्त, ये फ्यूचर सिंपल है और एक्टिवाइज में, ठीक है। शी पहले लिखा हुआ है। और आईवी सेलाइन एंड आइबुप्रोफेन वाज कमेंस्ड, ये पास्ट सिंपल और पैसिवाइज में लिखा है, क्योंकि आईवी सेलाइन और आइबुप्रोफेन। अब आप देखिए इसमें कितने आपके वर्ड्स काउंट भी कम हो जाते हैं। अगर आप लिखें कि पेशेंट वाज कमेंस्ड या पेशेंट वाज गिवन आईवी सेलाइन एंड, तो पेशेंट वाज जो होगा या पेशेंट, जो पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज आप लिख रहे होंगे वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो पैसिवाइज का ये फायदा तो ये भी था कि आप अपने वर्ड काउंट को लिमिटेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया जो आपको असाइनमेंट आगे आपको मिलेंगी, आपको थोड़ा सा एजुकेट करना था उसके बारे में कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह जो आपने चीज सीखी होगी। 3 जो टेंसेज हैं जो आपको फर्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने वो स्लाइड शेयर भी कर दी है आपके साथ, उसमें से आप देख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा टेंस है। और एक्टिवाइज और पैसिवाइज कैसे लिखना है वो भी स्लाइड्स में बताया हुआ है। आप उनको बेशक सामने रख लें शुरू में, ठीक है, ताकि आपकी 100% परफेक्शन हो, असाइनमेंट के अंदर आपकी मिस्टेक्स ना हो। इससे फायदा भी ये होगा कि आप जब एक लेटर लिख रहे होंगे तो आपको आपकी रिवीजन अच्छी हुई होगी तो आप लेटर में गलतियां होनी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने लेटर चेक करता हूँ ना जब रिसेंटली जो मुझे भेज रहे हैं, तो उसमें ये कॉमन मिस्टेक उनकी आती है कि उनको अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने ये रखा। अच्छा, दूसरा मैंने बात ये करनी थी कि जैसे मैंने आपको रीडिंग ए के बारे में थोड़ा सा बता दिया था, ठीक है, कि रीडिंग ए पेपर आप लोगों ने अटेम्प्ट कैसे करना है और उसका क्या तरीकाकार है। तो आज मैंने एक पेपर आपके सामने इसलिए रखा है कि आपने जब स्किमिंग करनी है, जब पेपर आपके सामने पड़ा हो, जब एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट आप कर रहे हो, क्योंकि मैंने बुक शेयर की हुई है सबके साथ एक, ठीक है, उसमें से आपने रीडिंग ए पेपर सिलेक्ट कर लेना, आपने कौन सा अटेम्प्ट करना है, प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो वेल एंड दैट्स वेरी गुड। तो आपने क्या करना है कि जो कीवर्ड्स होते हैं स्पेशली इस तरह इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने उस कीवर्ड्स को क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा इसमें काम किए हैं क्योंकि ये तो वो पेपर है जो जो आंसर्स हैं, ये सारे आंसर्स हाईलाइटेड है, ठीक है। लेकिन आपको बताने का मकसद है कि जब आप स्किमिंग कर रहे होंगे एग्जाम के अंदर या प्रैक्टिस के अंदर, तो आपने इस तरह जो है पेंसिल के साथ हाईलाइट कर लेना है। ये तो हाईलाइटर के साथ हाईलाइटेड है, आपने सिर्फ पेंसिल के साथ, जो पेंसिल आप यूज कर रहे हैं वो आप एग्जाम के अंदर उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो स्कीमिंग करते वक्त आपने जब पढ़ना है तो आपने इसी तरह उनको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। चारों पैराग्राफ को इसी तरह आपने अच्छी तरह जो आपको लग रहा है कि ये कीवर्ड्स है, ये स्पेशली ये कोई यूनिक नेम है या इसके अंदर कोई परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, तो वो आपने हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, स्कीमिंग की आपको समझ आ गई, आपने पेपर के अंदर कैसे करनी है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। स्कीमिंग के बारे में आपने जब आप जब से आपने मुझे अपने प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं तो आपने मुझे एक दो की तस्वीरें भी भेजनी कि आपने स्कीमिंग कैसे की है और कितने मिनट में आप रीडिंग ए पेपर खत्म करो। क्योंकि आज से आप कोशिश करो कि डेली एक रीडिंग पेपर निकालो जो आपने पहले सॉल्व ना किया हो, आप उस पेपर को प्रिंट आउट करके उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। और अटेम्प्ट करते वक्त ये सारी चीजें फॉलो करो, स्कीमिंग स्कैनिंग को। और जो आपके नंबर आएंगे, ठीक है, उसको आपने अगले दिन क्या करना है, नेक्स्ट डे पे, ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, नेक्स्ट डे पे आपने क्या करना है कि आपने अपने पेपर को एवेलुएट करना है कि जो आपकी मिस्टेक्स हुई हैं टाइम प्रेशर के साथ, क्योंकि टाइम प्रेशर के साथ बहुत सारी मिस्टेक्स आप कर जाओगे, आप गलत जवाब लिख दोगे, जो जवाब आना था उसके हट से कोई और जवाब लिख दोगे, ठीक है। तो उसको सोल्यूशन आपने कैसे करनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी आप हार्ड वर्क करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी स्कोर इंप्रूव होगी। आपने स्मार्ट वर्क करना है,
स्मार्ट वर्क किस तरह करना है कि आपने एक दिन पेपर किया, 15 मिनट में आपका पेपर ही खत्म हो जाया करेगा, ठीक है, डीडी किएगा जब तक आप कर रही हैं। तो जब आपने 15 मिनट का पेपर आपने खत्म कर लिया, उसके बाद आप उसी पेपर के जब आंसर चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 आया, 14 आया, 16 आया, तो परेशान होने की बात नहीं थी। तो आप जब इनिशियली प्रैक्टिस टेस्ट भी करो, इतने नंबर आना नॉर्मल है, ठीक है। अब उस टेस्ट में जो गलतियां हुई हैं, ठीक है, वो मेन चीज है कि वो आपने आइडेंटिफाई करने सीखनी है कि वो कौन सी गलतियां और उनका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। जैसे अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मोस्टली क्वेश्चन स्टूडेंट्स के गलत थे जो मैंने लास्ट पेपर चेक किए, तो मैंने वही क्वेश्चन जो है ना वो आज इधर लिखी है, ताकि हम इसको आज आपके सामने सॉल्व भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने आपने अंडरस्टैंड क्वेश्चन बाय हैजिंग वर्ड। क्वेश्चन को कैसे समझना है, क्वेश्चन के अंदर कुछ हैजिंग वर्ड्स होते हैं। हैजिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, कीवर्ड्स इसे भी कह सकते हैं। कीवर्ड कौन से होते हैं, जो वर्ब्स होते हैं और या नाउन होते हैं, ठीक है, जो स्पेशल हमें। और 5 W मैंने एक असाइनमेंट भी दी थी और कुछ स्टूडेंट ने मुझे उसकी पिक्चर सेंड की है, उन्होंने कि 5 W क्या होते हैं, ठीक है। तो 5 W वाली असाइनमेंट जिन्होंने की होगी उनको फिर क्या होता है कि आप देखें हर क्वेश्चन के स्टार्ट में विच व्हाट या इस तरह की जो सिचुएशन लिखी होती है उससे आपको पता चल जाता है कि मैंने करना क्या है, मैंने कौन सी चीज ढूंढनी है। जैसे एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे अपनी असाइनमेंट भेजी, उन्होंने लिख के भेजा कि व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हेन का मतलब कब होता है, कब हुआ, ठीक है। व्हाट क्या कोई चीज ढूंढी है, व्हेन कब कोई टाइम से रिलेटेड चीज होगी, व्हाई क्यों रीजन होगा कोई, ठीक है, वेयर कहाँ जगह होगी कोई, हु कौन, ठीक है, ये भी कोई नाम होगा। तो जब आपको ये 5 W का कंसेप्ट क्लियर होता है कि 5 W जो है ये इसका मतलब क्या है, जैसे इसमें विच लिखा हुआ है, तो विच का मतलब है कि कुछ चीज होगी। विच टू टाइप्स ऑफ DFU ऑफन शो साइन ऑफ निक्रोसिस। कौन से दो DFUs है, ठीक है, जो साइन ऑफ निक्रोसिस शो करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम इसके अंदर देखें अगर, तो अब यहाँ पे जो DFUs क्या है वो क्या है, डायबिटिक फुट अल्सर, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि कौन से दो DFU जो डिक्रोसिस शो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अब इसने दो टू टाइप्स, हमारे पास एक हिंट है कि जवाब जो है वो दो लफ्ज हो सकते हैं, ठीक है, दो नाम आने इसका जवाब, ठीक है, टू टाइप्स की वजह से। ऑफन शो साइन ऑफ निक्रोसिस, तो हमारा कीवर्ड कौन सा हो गया, साइन ऑफ निक्रोसिस। जहां पे निक्रोसिस लिखा होगा वहां पे हमारे आंसर्स छुपे होंगे। ये मैं आपको स्कैनिंग करने की टेक्निक बता रहा हूँ कि आपने हैजिंग वर्ड्स में से कीवर्ड जब हाईलाइट कर लेने क्वेश्चन में से, जैसे यहाँ पे टू टाइप्स आ गया, साइन ऑफ निक्रोसिस आ गया, तो अब आपने पैराग्राफ चूज करना है कि निक्रोसिस वाली टाइप्स किस पैराग्राफ में थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे तो टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो इजीली मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे अब टाइप्स है, तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट था पैरा पेपर के अंदर, इसके अंदर क्लियरली नजर आ रहा है कि टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए न्यूरोपैथिक, इस्केमिक और न्यूरोस्केमिक, ठीक है। तो हमारे लिए ये आसान है। अब ये पैराग्राफ हमने चूज कर लिया। इस पैराग्राफ को चूज करने के बाद हमारा अगला कीवर्ड कौन सा था, वो था साइन ऑफ निक्रोसिस। अब हमने देखना है कि कहाँ कहाँ पे निक्रोसिस का जिक्र हो रहा है, क्योंकि जहां जहां पे निक्रोसिस का जिक्र हो रहा है, हमने एक तो हमने वो, जब अगर हमने स्कीमिंग अच्छी की है तो हमने वो हाईलाइट भी किया होगा, ऑब्वियसली ये वर्ड यूनिक वर्ड है मेडिकल का। तो इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे देखें सेकंड पे निक्रोसिस लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है। हम जब पेपर के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे, कीवर्ड्स हमने ढूंढ लिया, फिर हमने पैराग्राफ चूज कर लिया क्योंकि टाइप्स इसके अंदर ही है। अब यहाँ पे जब निक्रोसिस लिखा हुआ है, यहाँ पे हम आ जाएंगे। जब हमने निक्रोसिस वाला जगह ढूंढ लेनी है, जहां जहां जैसे इस लाइन के अंदर सारी जगह पे निक्रोसिस लिखा हुआ है, अब हमने क्या करना है कि केयरफुली रीड करना है, स्लोली इस चीज को समझना है कि क्वेश्चन के अंदर वो एग्जैक्ट चीज क्या पूछ रहा है, और मैंने आंसर जो ढूंढना है वो भी एग्जैक्ट वही लिखना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्वेश्चन जो होता है वो समझ लेते हैं, आंसर भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन आंसर ढूंढ के जल्दी में ना कुछ गलत लिख देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं या कम इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे अब देखें कि टू टाइप्स उसने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अब वो यहाँ पे देखें कि ये निक्रोसिस आ गया, और यहाँ पे निक्रोसिस डेड टिश्यू कॉमन लिखा है, और यहाँ पे विजिबल कैलस प्रो निक्रोसिस लिखा है। अब वो सोचें कि यार मेरे ख्याल यहाँ पे ये मिनिमल है, ये निक्रोसिस कॉमन है, तो शायद इसकी सिर्फ डिजीज का नाम है। लेकिन उन्होंने अगर पूरा क्वेश्चन को समझा होगा, तो पूरे क्वेश्चन में टू टाइप्स लिखा है, तो टू टाइप्स का मतलब है कि दो हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें न्यूरोपैथिक में हम देखते हैं तो न्यूरोपैथिक में निक्रोसिस का जिक्र नहीं है, हमारा ये आंसर ये नहीं होगा। इस्कीमी के अंदर निक्रोसिस का जिक्र है, न्यूरोस्कीमी के अंदर निक्रोसिस का जिक्र है।
तो ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि आपने आपके क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। जब आपने आपने टेक्निक ये यूज करनी है, जब आप ये स्टेप यूज करेंगे अपने पेपर के अंदर यही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको आंसर्स जल्दी मिल जाया करेंगे। एक, सबसे पहले आपने स्कीमिंग अच्छी की हो। कीवर्ड जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इसी तरह हाईलाइट करने हैं। जब आपने पेंसिल के साथ हाईलाइट किए होंगे, तो स्कीमिंग टेक्निक क्या होती है कि आप जिस पैराग्राफ के अंदर जाते हो ना, तो सबसे पहले आपकी नजर उन्हीं पे पड़ती है जो वर्ड्स आपने हाईलाइट किए होते हैं। तो बहुत दफा आपको जवाब इजीली तब भी मिल जाता है जब आपको जो क्वेश्चन में से आपने कीवर्ड्स ढूंढे जहाँ पे जैसे साइन ऑफ निक्रोसिस है और टू टाइप्स है, तो फिर आप उसी कीवर्ड्स को हाईलाइट जो आपने किया था वो ढूंढते हो। ठीक है, आपको रीजन। तो अभी तक कोई क्वेश्चन किसी को कोई इस चीज की समझ आ गई जो मैंने स्कीमिंग और स्कैनिंग को आपको एलेबोरेट किया? अगर आप इसी तरह यूज कर रहे हैं तो वेल वेरी गुड। अगर आप कर रहे हैं इसको और परफेक्ट करें। तो अगर कोई नहीं कर रहा तो इस चीज को फॉलो करें। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स है उनको हाईलाइट करें। ठीक है, फिर जो आपने स्कीमिंग पैराग्राफ यूज करें, सॉरी, फिर पैराग्राफ चूज करें। पैराग्राफ चूज करने के बाद फिर आपने वो जो वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, वो ढूंढने। जहां पे वो कीवर्ड्स आपको मिल जाए वहां पे आपने स्लोली पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिए लिखा है ओपन शो साइंस। ठीक है, और यहाँ पे साइंस का जिक्र नहीं है, किसी जगह पे साइंस का जिक्र नहीं लिखा हुआ। ठीक है, कॉमन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपने सिनोनिमस लैंग्वेज को भी समझना है। शो साइन का मतलब यही है कि अगर कॉमन है या मिनिमल है तो इट्स मीन शो साइन है। सही है, तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन जो ट्रिकी होते हैं उसके अंदर आपने बड़े एहतियात से सिनोनिमस लैंग्वेज को समझना था। ठीक है, जो मेरी लास्ट प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने सिनोनिमस लैंग्वेज की अपनी वोकैबुलरी बनानी है। जिस तरह यहाँ पे शो साइन को उसने कॉमन बोला है, मिनिमम बोला है, तो ये आपके पास एक वर्ड वोकैबुलरी आ गई कि अगर क्वेश्चन के अंदर शो साइन लिखा हो या मिनिमम लिखा हो तो उसका मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट मेरे साथ हेल्प करना चाहे तो उसके लिए भी अच्छा होगा अगर वो पार्टिसिपेट करे। तो सिस्टर सुमेरा से हम रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सिस्टर सुमेरा, आपने ना मेरे साथ ही क्वेश्चन ढूंढना है, मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है चेक दैट डैश विल स्टिल गो ऑन। ठीक है, चेक दैट डैश विल स्टिल गो ऑन आफ्टर द ड्रेसिंग हैज बीन अप्लाइड। मतलब ड्रेसिंग क्वेश्चन को समझना कि हमारे कीवर्ड्स क्या है कि हमने कोई चीज चेक कर दी है। ठीक है, कुछ चीज चेक करनी है कि कुछ चीज आ रही है, जा रही है, ये कब ज्यादा हो रही है, हमने किसी चीज को नोट करना है। ठीक है, ये एक हमारा कीवर्ड है। आफ्टर द ड्रेसिंग हैज बीन अप्लाइड, फिर दूसरी बात क्या है कि आफ्टर द ड्रेसिंग, जब ड्रेसिंग अप्लाइड होने के बाद वाली कोई चीज हो। ठीक है, ये दो कीवर्ड्स है। तो ऑब्वियसली अब ये ड्रेसिंग से रिलेटेड बात है तो हमने वही पैराग्राफ ढूंढना है जहाँ पे ड्रेसिंग की बात हुई है। तो इसके अंदर क्लियरली हमें हेडिंग नजर आ रही है, अगर हमने हाईलाइट किया होगा इसको, अप्लाइंग ड्रेसिंग। ठीक है, तो अप्लाइंग ड्रेसिंग का मतलब यही है कि वो जब ड्रेसिंग अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, तो हमारा आफ्टर द ड्रेसिंग की बात है तो वो इसी के अंदर आएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, चेक करना है कि कौन सी चीज ना हो ड्रेसिंग अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो अब आप मेरे साथ, आपको अगर नजर आ रहा है इजीली आपको ये सारे जो रीडिंग रीड कर पा रही हैं आप? यस सर, नजर आ रहा है सर। चलो, तो आप ना जरा कोशिश करें, जरा देखिए कि आपको ये कीवर्ड्स कहाँ पे मिल रहे हैं। साथ साथ मैं भी हूँ, आपके साथ ही हूँ। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अवॉइड बैंडेजिंग लिखा हुआ है, तो चेक की बात तो नहीं है। टू अवॉइड बैंडेजिंग, तो इस पे कोई चेक तो नहीं हम कर रहे हैं। सिक्योर विद बैंडेज फ्रॉम, ऐसे आपने रीड करना है, ये भी आपको नहीं बता रहा हूँ। टाइम बचता है, आपने आपने बेर में चीज एक सेंटेंस में ढूंढी, यहाँ पे अवॉइड बैंडेजिंग की बात हुई है, टो पे टो की बात हुई है, तो ये नहीं है। ठीक है, यूज एप्रोप्रिएट टेक्निक अवॉइडिंग टीजिंग एंड बीइंग टू बल्की एंड टेक केयर व्हेन ड्रेसिंग वेट being low. Avoid strongly stable fragile skin. Avoid tight bending and ensure wound dead space is eliminated. Use the dressing that could. हाँ जी, कोई आपको नजर आ रहा है कि कहाँ पे किस चीज का हमारे कीवर्ड्स कौन से थे? हमारे कीवर्ड्स कौन से थे? सॉरी, क्वेश्चन कौन सा? हमारे ये कीवर्ड है, हमारे आफ्टर द ड्रेसिंग है। ठीक है, और हमने चेक करना है, किसी चीज को हमने क्या करना है, चेक करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है रिमेम्बर दैट। ठीक है, तो जो रिमेम्बर है उसकी सिनोनिमस लैंग्वेज क्या हो सकती है, अगर आप अभी सोच के मुझे बताएं। रिमेम्बर,
हाँ जी सिस्टर जी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ऊपर हम जितना भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे चेक की बात नहीं हो रही कहीं भी ना। यहाँ पे आफ्टर द ड्रेसिंग में चेक की बात नहीं, यहाँ पे अवॉइड बैंडेजिंग लिखा हुआ है, अवॉइड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी टेप लिखा हुआ है, यहाँ पे अवॉइड टाइट बैंडेजिंग लिखा है, ठीक है। एक ये वर्ड आता है इंश्योर वुंड दैट स्पेस इज एलिमिनेटेड। तो ये अप्लाइंग ड्रेसिंग से रिलेटेड बात नहीं आ रही इसमें कोई, यूजिंग ड्रेसिंग दैट कंफर्म। तो यहाँ पे एक देखें लिखा रिमेंबर दैट फुटवेयर नीड्स टू अकोमोडेट एनी ड्रेस, ठीक है। अब हमारा जवाब इधर ही कहीं होगा। अगर मतलब हम, हाँ जी, wound- हाँ जी, इसमें वोन तो नहीं आएगा, चेक वोन। नहीं वो नहीं आएगा इसमें। इसमें देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें लिखा है चेक दैट डैश विल स्टिल गो ऑन, कोई चीज चलती रहेगी, वोट चलती तो नहीं रहेगी ना, मेरी बात समझ, ठीक है। विल स्टिल गो ऑन आफ्टर द ड्रेसिंग इज अप्लाई। तो हमने देखना है कि कोई ऐसी चीज हमने चेक करनी है जो ड्रेसिंग के बाद भी उधर उसके साथ रहेगी, ठीक है। मेरी बात समझ आई? जो विल स्टिल गो ऑन है ना, ये हमारे पास एक कीवर्ड है कि हमने जो चीज चेक करनी है वो ड्रेसिंग होने के बाद भी उसके साथ रहेगी। मेरी बात समझ आई? ये क्वेश्चन को समझने की आपको बता रहा हूँ, ये ओईटी स्टैंडर्ड का पेपर है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन होंगे ओईटी के अंदर भी, जो रियल पेपर भी आपका है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि रिमेंबर दैट फुटवेयर नीड्स टू अकोमोडेट को अगर आप पैराफ्रेज करें तो ये क्या हो सकता है? नीड्स टू अकोमोडेट, अकोमोडेट होता है किसी चीज के साथ चलना, उसके साथ रहना, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको ना ये रियल एग्जाम की सिवियरिटी समझा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपको इस तरह। देखिए ना, अगर वो आपको सीधे सीधे सिंपल से क्वेश्चन दे दे, फिर वो उनका स्टैंडर्ड क्या रहा, तो वो आपको इस तरह की पैराफ्रेजिंग लैंग्वेज और इस तरह की सिनोनिमस लैंग्वेज बना के एग्जाम में देंगे, जो आपने क्रिटिकली सोचनी है उस वक्त। सबसे पहले आपने कीवर्ड्स को ढूंढना है, ठीक है। जो क्वेश्चन के अंदर आपके कीवर्ड्स हैं, आपने उनको ढूंढना है। यहाँ पे जैसे हमने चेक लिखा कि हमने कोई चीज चेक करनी है, वो चलती रहेगी, स्टिल गो ऑन, ठीक है, ये हमारा सेकंड कीवर्ड हो गया। थर्ड, ड्रेसिंग हैज बीन अप्लाइड, मतलब ड्रेसिंग होने के बाद भी वो चीज चलती रहेगी। तो मैंने जब क्वेश्चन को पढ़ा तो मैंने देखा कि यार ऊपर सारा अवॉइड अवॉइड लिखा है, कोई चीज चेक नहीं आ रही, ठीक है। इंश्योर एक आया था, इंश्योर वुंड दैट स्पेस इज एलिमिनेटेड। तो वुंड दैट स्पेस में चलती तो नहीं रहेगी ना, वो तो हमने इंश्योर कर ली। हमने कोई ऐसी चीज चेक करनी है, हमारे पास कीवर्ड क्या था, स्टिल गो ऑन। कोई ऐसी चीज चेक करनी है जो उसके साथ रहेगी, तो कहता है रिमेंबर दैट फुटवेयर नीड्स टू कवर, मतलब फुटवेयर जो वो यूज करता है ना ड्रेसिंग के दौरान या उसके साथ, वो उसके साथ ही रहेगा। आफ्टर ड्रेसिंग भी अगर अप्लाई खत्म होगी तो फुटवेयर उधर ही रहेगा उसके बाद। समझ आई मेरी बात की? समझ आई? क्वेश्चन को समझ लिया आपने, कीवर्ड्स सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन को समझा, चेक दैट, हाँ जी, ठीक है। तो ये, हाँ जी दोबारा पूछे, सॉरी मैसेज कर ले। इसमें चेक, इसमें अगर फुटवेयर आएगा, चेक द फुटवेयर। हाँ जी, इसमें फुटवेयर जवाब आएगा, वेरी गुड शाबाश। इसमें जवाब आएगा फुटवेयर, कहता है चेक दैट फुटवेयर विल स्टिल गो, मतलब फुटवेयर जो है वो उधर ही रहेगा ड्रेसिंग के रिमूव होने के बावजूद भी, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या लिख रहा है, सॉरी, यहाँ पे वो लिख रहा है रिमेंबर दैट फुटवेयर नीड्स टू अकोमोडेट, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन चूज ही इसीलिए किए क्योंकि ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन थे और मोस्टली स्टूडेंट ये अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। और आज आपको मैं वो उसकी तरीका समझा रहा हूँ कि इससे भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो उसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन में वो चीज पूछ क्या रहा है, फिर क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे हो सकती है, ठीक है, उनको समझे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमने कहा समझा था कि विल स्टिल गो ऑन और ड्रेसिंग हो गई होगी, ठीक है। तो जो स्टिल गो ऑन था ना, वो हमारा कीवर्ड था कि हमने कोई ऐसी चीज चेक करनी है जो साथ चलती रहेगी। तो जब हमने पूरे पैराग्राफ में देखा जहाँ पे ड्रेसिंग अप्लाई की बात हो रही है, तो वहां सब कुछ अवॉइड बैंडेजिंग, आफ्टर ड्रेसिंग की बात ही आ रही है, अवॉइड स्ट्रॉन्ग एडहेसिव, एडहेसिव टेप चलती तो नहीं रहेगी साथ उसके, टाइट बैंडेजिंग वो भी साथ चलती तो नहीं रहेगी, इंश्योर वुड डेड स्पेस ये भी साथ चले। तो यहाँ पे जो फुटवेयर था, नीड्स टू अकोमोडेट जो था वर्ड था, वो उसने हमें हेल्प आउट किया कि ये इसके साथ देगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, ये भी हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। कहता है कि टू मेंटेन गुड ब्लड फ्लो, ठीक है,
टू मेंटेन गुड ब्लड फ्लो, लीव डैश फ्री ऑफ टाइट बैंड, ठीक है, लीव डैश फ्री ऑफ टाइट बैंड। अब इसके अंदर कीवर्ड देखें, हमने कोई चीज छोड़नी है, लीव डैश फ्री मतलब कुछ चीज लीव करनी है, ठीक है। उसके दूसरे कीवर्ड्स कौन से हैं? टू मेंटेन गुड ब्लड फ्लो। अब जो मेंटेन गुड ब्लड फ्लो है ये हमारा कीवर्ड है। अब इस चीज को अभी से सोच के रखें, जब आपने क्वेश्चन पढ़ना है ना, इस चीज को अभी से सोच के रखें कि जो मेंटेन गुड ब्लड फ्लो है ना, वो सेम टू सेम नहीं लिखा होगा पैराग्राफ के अंदर। वो पैराग्राफ के अंदर जैसे हमने स्टिल गो ऑन को बोला ना, विल स्टिल गो ऑन, सेम टू सेम नहीं लिखा था। इसी तरह मेंटेन गुड फ्लो, गुड ब्लड फ्लो जो है वो सेम टू सेम नहीं लिखा होगा। आपने मेन क्वेश्चन को समझा कि मैंने कोई ऐसी चीज ढूंढनी है जो लीव करनी है, ठीक है, लीव डैश फ्री ऑफ टाइट बैंडेजेस, ठीक है, टाइट बैंडेजेस हमारे कीवर्ड हो गया, और मेंटेन गुड ब्लड फ्लो। तो ये दो कीवर्ड्स हैं। अब आपके पास टाइम है, दोनों स्टूडेंट्स के पास टाइम है, आप लोगों ने रिलैक्स होके कीवर्ड्स मैच करें, ठीक है, कि कीवर्ड्स आपने मैच करने हैं कि गुड ब्लड फ्लो और लीव डैश फ्री। हमने कुछ चीज लीव हो रही होगी, कुछ छोड़ रहे होंगे, टाइट बैंडेज भी हो रही होगी, उस दौरान आप कुछ चीज छोड़ रहे होंगे, और गुड ब्लड फ्लो भी बना रहे होंगे, ठीक है। ये तीन हमारे पास चीजें ज़हन में होनी चाहिए जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। तो ये वही पैराग्राफ है, सेम पैराग्राफ है, क्योंकि ड्रेसिंग की बात ही हो रही है। अब यहाँ पे आपने ढूंढना है। हाँ जी, कोई कीवर्ड नजर आ रहे हैं? टाइट बैंडेज, गुड ब्लड फ्लो, लीव। अब जो लीव है ना, वो तो इजीली अवॉइड से मिल रहा है, ठीक है, जहां जहां अवॉइड लिखा है ना, वहां वहां ये मैच कर रहा है, ठीक है। अब अगला दो हमारे कीवर्ड कौन से हैं? टाइट बैंडेजिंग और गुड ब्लड फ्लो। और उस दौरान हमने कुछ लीव करना है, लीव डैश, कुछ चीज लीव करनी, कौन सी चीज लीव करनी जिससे गुड ब्लड फ्लो भी हो और टाइट बैंडेज भी हम लिखिए। ये टॉर्निकेट तो नहीं है? हाँ जी, जवाब क्या होगा हमारा? टॉर्निकेट इफेक्ट। हाँ, टॉनिक इफेक्ट क्या होता है? मतलब उससे ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाएगा, मतलब। वेरी गुड सिस्टर, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। अब आप देखिए, वेरी गुड, देखिए अब क्या हुआ कि आपने कीवर्ड मैच कर लिए। ये आपकी देखिए, आपको किस लिए इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपको शुरू से बता दिया कि जो कीवर्ड क्वेश्चन के अंदर है, जैसे ये क्वेश्चन हमने पढ़ा कि मेंटेन गुड ब्लड फ्लो, ये हमारे पास कीवर्ड है, टाइट बैंडेज हमारे पास कीवर्ड है, और हमने कोई चीज लीव करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर जवाब क्या आ सकता है? लीव डैश फ्री, कौन सी चीज लीव करनी अब क्योंकि आपने लोकेट कर लिया है, अब आपने आंसर जो है ना वो लिखना है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो उसके अंदर आनी। वो क्या होगी? लिखा हुआ है कि अवॉइड बैंडेजिंग ओवर डैश ओवर टोज, सॉरी ओवर टोज, एज दिस मे कॉज अ टॉर्निकेट इफेक्ट। बैंडेजेस भी आ जाएगा। इसके अंदर जवाब आना था आपका, टू मेंटेन गुड ब्लड फ्लो लीव टो फ्री ऑफ टाइट बैंडेज। अच्छा, टो तो फ्री, हमने टो को फ्री करना है ना। कहता है अवॉइड बैंड, ये अब अवॉइड बैंडेजिंग जो है, बैंडेजिंग जो है वो टाइट बैंडेज को जिक्र करता है, समझ आ रही? टाइट अब नहीं लिख, तो उसने टाइट नहीं लिखा, उसने बैंडेजिंग खाली लिख दिया, तो वो टाइट बैंडेजिंग वही होता है। अवॉइड बैंडेजिंग ओवर ओवर टो, लीव मतलब ओवर टो, टो को बचाना है। अवॉइड बैंडेजिंग ओवर टो, लीव बैंडेजिंग ओवर टो। मेरी बात समझ आई? लीव, अवॉइड को लीव ठीक कर दो, है। लीव बैंडेजिंग ओवर टो एज इसमें कहा दो। तो वेरी गुड, आपने, मुझे सबसे अच्छी चीज आपकी ये लगी कि आपने आइडेंटिफाई किया कि टू मेंटेन गुड ब्लड फ्लो जो है वो सिनोनिमस लैंग्वेज का, ये चीज आपने प्रैक्टिस करनी। देखिए आज आप जब आप मॉक टेस्ट देते हो या प्रैक्टिस टेस्ट करते हो, तो ये आपका इम्तिहान है। आपको डे वन पे समझ आ गई, मैंने एक चीज समझा दी आज कि ये क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपने कीवर्ड ढूंढने हैं। अब उन कीवर्ड्स को आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये पैराफ्रेजिंग लैंग्वेज में कहीं ना कहीं लिखे होंगे। एग्जैक्ट सेम टू सेम आपको रेयर एक आधा वर्ड मिलेगा, ज्यादातर जितने भी आपके वर्ड्स हैं वो आपको
सिनोनिमस लैंग्वेज पे मिलेगी। चलिए, वेरी गुड सिस्टर जी, बहुत अच्छा, आपने, मुझे अच्छा लगा। और जब भी आप आंसर्स लिखते हैं, अपने पूरा पेपर कर लेते हैं, तो इस तरह ABCD लिख के अपने आंसर्स इसके नीचे लिखा करें। इससे हर पेपर के बाद आपको एक चीज समझने को आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर भी बताया था कि ये देखिए 15, 16, 17 एक ही लाइन में, जो एक ही पैराग्राफ से जवाब आ रहे हैं, 15, 16, 17। और यहाँ पे देखिए 9, 10, 11, 12। ठीक है, एक ही पैराग्राफ से जवाब आ रहा है। ये मैंने इसलिए सिखाया था स्टूडेंट्स को कि अक्सर कुछ ऐसे क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जिसमें आप स्टक हो जाओगे। जैसे इसके अंदर तो आपने इजीली ढूंढ लिया सिनोनिमस लैंग्वेज। कुछ ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन कि आप ना, मिलते ही नहीं आपको कीवर्ड्स, आपको समझ नहीं आती, तो उसका जवाब अमूमन उसी पैराग्राफ में होता है जो जिस पैराग्राफ में पहला क्वेश्चन आपने किया होता है। ठीक है, इस चीज को आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपको कहीं ना मिल रहा हो तो उसी पैराग्राफ के अंदर आपने लास्ट में ढूंढना है। आपने एक क्वेश्चन पे 2 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं करनी। अगर आप 2 अटेम्प्ट में आपको नहीं मिला, आपने छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना। और लास्ट में जब टाइम अगर बच जाएगा, तो फिर उसी पैराग्राफ के अंदर ढूंढे जो उससे पहले जिस पैराग्राफ में क्वेश्चन का जवाब हो। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपका डीडीजे से रिलेटेड? जी सिस्टर। चले, अच्छा, क्वेश्चन नहीं है तो अच्छी बात है। तो दूसरा ये है कि इस प्रेजेंटेशन को मैं यूट्यूब पे भी डाल दे देता हूँ। आप लोगों ने दोबारा अगर सुननी हो तो उसको सुन सकते हैं। अब आप तो, जो मैंने बुक शेयर की हुई है उसमें से आप रीडिंग ए पेपर निकाल लें, कोई कोई भी पेपर निकाल लें रीडिंग ए का। ठीक है, उसको टाइम प्रेशर के साथ अटेम्प्ट करें। ठीक है, और दूसरी जो चीजें जो मैंने आपको सिखाई हुई है ना, कि आधा घंटा आपने रीडिंग करनी है NHS के आर्टिकल्स में से, आधा घंटा आपने लिसनिंग करनी है। यूट्यूब के 2 चैनल जो 24 आवर्स एक्सीडेंट इमरजेंसी और जीपीज बिहाइंड द डोर, क्लोज डोर, तो उन 2 चैनल्स को सुने। ये दोनों चीजें साथ साथ करते रहे, वो आधा घंटा रीडिंग और आधा घंटा लिसनिंग, ये दोनों चीजें आपने साथ साथ करते रहना है। और मीनवाइल आपने ये असाइनमेंट अब शुरू कर देनी कि 15 मिनट के लिए आपने ये पेपर करना है। और उस पेपर में फिर जितने जवाब आपके ठीक आते हैं, वेल एंड गुड। जो गलत आते हैं उसको बाद में क्रॉस चेक करें कि जवाब एग्जैक्ट कहाँ पे लिखा हुआ था, और वो जवाब क्यों इस तरह हुआ, कौन सी सिनोनिमस लैंग्वेज थी जो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। उस सिनोनिमस लैंग्वेज को फिर अपनी वोकैबुलरी में, जो रजिस्टर आपको बताया गया, अपने रजिस्टर में लिखे, ताकि आपको वो फिर याद रहे कि इस तरह की सिनोनिमस लैंग्वेज पेपर के अंदर यूज करते हैं। और एग्जाम पेपर के अंदर मुझे पहले से तैयार रहना है कि इस तरह के वर्ड इस तरह भी लिखे हो सकते हैं। ठीक है जी, चल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। कल छुट्टी है, तो मंडे को फिर फर्दर जो है ना, मैं आपको रीडिंग ए पेपर और आपके साथ एक सॉल्व करेंगे, और फिर हम रीडिंग बी पे चले जाएंगे। ठीक है।